साल की हिंदुस्तान को देखिएगा। हिंदुस्तान को शुरू में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। दिलचस्प बात थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी भी और नहीं भी थी, इन द सेंस कि आए दिन हम देखते थे कि गवर्नर राज लगा देते थे। नेहरू जो फैमिली थी, क्योंकि वो उनको लगता था कि जो सेंटर से जो प्रोविंसेस जिनका ताल्लुक है, वो जो स्टेट्स थी इंडिया में, वो कोई बहुत इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ती थी या कोई इस तरह के फैसले करती थी कि वो उनको ज़रूरत होती थी कि कंट्रोल में लेने, ताकि एक स्टेबल सिचुएशन। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के खस्ता हालात की डिस्कशन की जा रही है और कंपैरिजन की जा रही है कि कैसे आज भारत चांद पे पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान में आज दाने दाने को मोहताज पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की हुकूमतों को कोस रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो हालात है उस पर कैसे ये पाकिस्तान का जो फाइनेंस एक्सपर्ट है ये डिस्कशन कर रहा है और सीधा सीधा बोल रहा है कि आज हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि हमारा जो हुकूमत में जो हमने एक्सपर्ट लोगों को नहीं लगा पाए और उस इकोनॉमी को मेंटेन नहीं करवा पाए हुकूमतों से। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और भी महंगाई होगी। दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी कह रही है एलसीज नहीं खुल रहे, हमारी इंडस्ट्री बंद है और डॉलर्स नहीं मिल रहे, और उसका रेट देखें डॉलर्स का। तो दोनों एंड्स पे एक बहुत ही सूरत हाल है जो गंभीर है। और साथ साथ अब ये कल से आप सुन रहे हैं कि आईएमएफ को खत भी लिख दिया गया और कहा है हुकूमत ने कि आप आएँ और मुज़ाकरात करें। हमने कल भी जिक्र किया था, आज भी दोहरा देते हैं कि ये हमने सुना है कि निगोशिएशंस की बात हो रही है। एक तो ये कि आईएमएफ ने कहा था जी आप कुछ चीज़ें हैं 3-4 वो आप करें और फिर हम आएंगे। तो लेट्स सी आईएमएफ क्या कहती है। लेकिन ये तो ऑन अ डेली बेसिस इसको हम देखते हैं, इस पर बात करते हैं, आप सब बात करते हैं। फिर एक कहानी है लंबी पाकिस्तान की 75 साल की। हिंदुस्तान को देखिएगा। हिंदुस्तान को शुरू में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। दिलचस्प बात थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी भी और नहीं भी थी, इन द सेंस कि आए दिन हम देखते थे कि गवर्नर राज लगा देते थे। नेहरू जो फैमिली थी, क्योंकि वो उनको लगता था कि जो सेंटर से जो प्रोविंसेस जिनका ताल्लुक है, वो जो स्टेट्स थी इंडिया में, वो कोई बहुत इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ती थी या कोई इस तरह के फैसले करती थी कि वो उनको ज़रूरत होती थी कि कंट्रोल में लेने, ताकि एक स्टेबल सिचुएशन रहे। अच्छा, उस पर क्रिटिक होती रही बार, हाँ, लेकिन उसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी ज़रूर आई। कंट्रोल डेमोक्रेसी किसी हद तक पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की तो एक यानी कि तमाशा ही लगा रहा। ये मोर देन 75 ईयर्स में मोर देन 50% मिलिट्री रूल रहा और ये कह के रहा कि हम आएंगे बेहतरी करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ भी हमारे साथ पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिस्ट ग्लोबली आप लोग परेशान हो, लेकिन हक़ाइक़ का सामना करना बड़ा लाजमी है। और इन द सेम वेन वी विल नाउ रिक्वेस्ट कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें बताएं कि यहाँ से फिल वक्त किस सिमत कैसे जाया जाए, जबकि पाकिस्तान की सियासत में अगर इक़्तिसादियात के हवाले से क्राइसिस है, तो पाकिस्तान की सियासत और पावर प्ले में इससे बढ़ के हमने बुरा वक्त नहीं देखा। डॉक्टर साहब, अब ये दो चीज़ें आपके सामने हैं, अब बताइएगा कि एक के बगैर दूसरे मुमकिन नहीं है। सियासत एक सही सिमत बढ़े, उसके बगैर आप मईशत को सही सिमत नहीं बढ़ा सकते। इज दिस करेक्ट डॉक्टर साहब? जी, दरअसल यकीनन ये इसलिए भी अहम है कि आज आपको हैरत होगी सुन के कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से पैसा कैश करके वापस ले जा रहे हैं। नया पैसा को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसकी बहुत बड़ी वजह न सिर्फ हमारी माशी हालात हैं, मगर सियासी कश्मकश जो है, जिसकी वजह से इंतहा है अनसर्टनिटी की, वो हमारे मार्केट्स को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। स्टॉक मार्केट देखिए 2 दिन पहले कुछ 3.5% गिरा है जी। तो अब खुदा के लिए हम सब जो हैं इस मुल्क के बाशिंदे और रहने वाले, और
ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تاریخ میں ایسا آتا ہے جس طرح 2015-16 میں آیا تھا کہ خدا کے لیے یہ سیاسی جو ہے کانفرنٹیشن اور پولرائزیشن اسے ختم کریں اور بیٹھیں اسمبلی میں اور سوچیں کہ 5 یا 6 سخت اقدامات ایسے لینے ہیں جس سے کچھ سنبھالنے کی کوشش کامیاب ہونا شروع ہو جائے. اور میں 2-3 واضح ڈائریکشن بتا دوں آپ کو, آپ کی اجازت ہو تو فرمائیں. The message has to be very progressive taxation combined with a strong policy of targeted transfers Subsidies. to the poor and subsidies. Absolutely. یہ بالکل واضح ہے. 75 سال ہماری شرفا نے ماشاءاللہ بڑے فائدے اٹھائے. آج آپ کا ٹیکس کا نظام صرف 10% آپ کی جی ڈی پی دے رہا ہے, جبکہ قریبی ملکوں میں 18-20% تک جا چکا ہے. بے شمار کنسیشنز, بے شمار ریلیفز. میری کتاب میں تو میں نے ایک واضح طور پر سب مینشن کیے ہیں. اسٹیٹ کیپچر بائی دی ایلیٹ. یہ وقت آ گیا ہے کہ طاقتیں سیاسی مل کر یہ طے کریں کہ یہ جو آپ نے ریلیفز, کنسیشنز, ریبیٹس وغیرہ دیے ہیں وہ ختم کریں اور ایک کمپریہنسو پروگرام بنائیں آف امپلائمنٹ فار یوتھ, ٹیکنگ کیئر آف ویمنز اسٹیچر اینڈ پلیس ان سوسائٹی. یوتھ جس طرح میں نے کہا امپلائمنٹ, فوڈ, نیوٹریشن, سپلیمنٹ, اس طرح کی چیزوں پر آپ پیسہ لے آئیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر ایک کنسنسس سب طاقتی طے کر لیں تو 2,500 ارب ایکسٹرا ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, جس کا آدھا حصہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں اور بجٹ کو خسارے کو کم کرنے کی طرف لے جائیں, اور 1,250 ارب انشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں جو بیچارے اس وقت بری طرح سے سفر کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ملک کے سب سے بڑے زمینداروں سے 3 ارب ٹیکس لیتے ہیں, انکم ٹیکس, اور ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان پہ چینی اور گھی پر 110 ارب ٹیکس اٹھاتے ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ تو وقت آ گیا ہے, ایز اے ریٹائرڈ پروفیسر with all humility, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب انصاف کی طرف جائیں, اور جس طرح تحریک انصاف خود بات کرتی ہے تو اصل انصاف تو یہ ہے پروگریسو ٹیکسیشن اینڈ ٹارگیٹڈ ٹرانسفرز اینڈ سبسڈی. دس از دا میسج وچ از فنڈامنٹل, اور لوگوں کا مورال بہتر ہوگا, ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور خسارے بھی کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, لیٹس ٹیک سیورل تھنگس. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں اور جا کر اس پر بات کریں اور کچھ چیزیں طے کریں. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بات کی اسمبلی میں جانے کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے, اور کہ وہ اس کے تھرو جو سینٹر ہے وہاں ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ شہباز شریف صاحب از پشڈ انٹو ارلی الیکشنز, کہ ان کو, تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو 35 کر کے 70 لوگوں کی ریزگنیشنز قبول کر لیں. تو دیکھیے پرائیورٹی وہ تو کہیں دور سے نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں, وہ تو اس وقت یہ ہے کہ کرسی میں نے رکھنی ہے اور کرسی میں نے لینی ہے. مطلب میں تو آئی ایم کٹنگ اکراس آل دا لیئرز. اندر تو یہی بات ہے نا کہ جی اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کرسی رکھنی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو آئینی طور پہ ہمارا حق ہے, الیکشنز تک تو ہم رہیں گے. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس لیے گھر جائیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اقتصادی صورتحال اتنا اس میں بگاڑ ہے کہ وی کین ڈیفالٹ. اب یہ جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے کہ
इकोनॉमिक सिचुएशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और जल्दी इलेक्शन करवाएं ताकि फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएं। आप ज़रा ये असेस कीजिएगा ऑब्जेक्टिवली इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आपने फरमाया अभी। देखिए, मजबूरन हमें ये कहना पड़ेगा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारी हुकूमत जो है वो IMF प्रोग्राम में जो इस हुकूमत ने खुद लेटर ऑफ इंटेंट में रिफॉर्म्स कमिट किए थे वो इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि इस वक्त IMF प्रोग्राम की अहमियत ये है कि IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन अ कंट्री इज इन फाइनेंशियल ट्रबल। उसके साथ ही आप अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे और बोझ कम कर पाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है अभी। और मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि अगर ये हुकूमत अपने कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर रही है और IMF का प्रोग्राम की छतरी जो है वो खत्म होने वाली है, तो फिर खुदा के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बट गो फॉर अर्ली इलेक्शंस। एंड कम से कम कुछ हद तक आपके केयरटेकर्स संभाल लें, मगर बड़े चेंजेस तो वो कर नहीं सकते आइन के तहत।